बिंदिया की शादी को साल भर हो गया, लेकिन मजाल है जो उसकी सास जया ने उसे एक दिन भी चैन की सांस लेने दी हो। और बिंदिया, वो कहाँ कम थी। सास शेर थी तो बहू सवा शेर। ए बहू, कहाँ मर गई? जल्दी आ, मेरे लिए कुछ खाने को बना दे। पता है ना, मुझे शुगर है और शुगर पेशेंट से भूखा नहीं रहा जाता। सासू माँ, इतना काहे चिल्लाती हो? सुबह ही टोकरी भर रोटी बना कर रख दी थी, जब भूख लगे तब खाती रहो। हमें भी घर के अभी बहुत काम है। अभी आपकी मुनिया को चारा डालना है, गोबर उठाना है। अरे हाँ, मुनिया भी भूखी होगी। जा, पहले उसे चारा डाल कर आ। बिंदिया पूरे दिन काम में लगी रहती। आखिर में जया से चार बातें सुनकर खामोश बैठ जाती। अम्मा, एक काम करो, हम में एक बिजली की मोटर फिट करवा दो और चिटकनी लगवा दो। जब जो उन काम की जरूरत पड़े तब चिटकनी दबाए दी। कभी अपना खाना, कभी मुनिया का खाना। कभी हमारे खाने के बारे में सोचा है? हमें मोमोज खाए हुए महीना बीत गया, महीना। ओहो, ये मोमोज का नाम लेना तो मेरे लिए जैसे गुनाह हो गया है। सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। और यहाँ है कौन जो मुझे मोमोज खिलाएगा? मोमोज ना हुआ, जाने क्या हुआ। मैं तो छूं भी ना। भला कच्ची मैदा पानी पर पकाकर कौन खाए? हाँ, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े। कीड़े पड़े मेरे दुश्मनों के पेट में, भला मेरे पेट में क्यों पड़ेंगे? जया जोर से रोते हुए बोली। आहा, मैं ही तो दुश्मन हूँ। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे ही कीड़े पड़ जाएं? हे भगवान, क्या इतनी जालिम हुई बहू मेरे ही नसीब में लिखी थी। मेरा कार्तिक मजदूर आदमी है, तुझे रोज मोमोज खिलाए उतना नहीं कमाता। कार्तिक सब्जी का ठेला लगाता था। भविष्य के लिए बेशक ना जुड़ा हो, लेकिन रोज की दाल रोटी सुख से मिल रही थी। उसकी इस छोटी सी कमाई के ऊपर बिंदिया भी घर की रानी बनकर रहती थी। उसे मोमोज बहुत पसंद थे और वह मौका मिलते ही मोमोज खाना नहीं चूकती थी। ए बिदिया, अतनी किधर तो आ। बोलो जी, क्या हुआ? अरे फेरी लगाने कस्बे की तरफ गया था, वहीं एक मोमोज वाला दिखाई दिया तो तेरे लिए ले लिए। अब चुपके से खा ले, कहीं अम्मा ने देख लिया ना तो मुझे सुनाएंगी। आपने तो तबीयत खुश कर दी जी। आज तो हम मजे से मोमोज खाएंगे। जी तो करता है अम्मा को दिखा दिखा कर खाएं, लेकिन आप कह रहे हैं तो चुपचाप खा लेते हैं। बरसात का मौसम था। बिंदिया और कार्तिक बहुत खुश थे। उनकी 3 साल की बेटी खुशी और वो आराम से सोए हुए थे। लेकिन कहीं से आधी रात सांप काल बनकर आया और कार्तिक को डस गया। जैसे ही सांप ने डसा, कार्तिक की चीख निकल गई। बिंदिया जल्दी से उठी और लाइट जलाकर देखा तो सांप दरवाजे से निकलकर बाहर जा रहा था। बिंदिया चिल्लाई, अम्मा, अम्मा, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे बेटे को सांप ने खा लिया है। जया हांफती हुई आई और कार्तिक को देखकर रोने लगी। वह चिल्लाई, अरे अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया है। बिंदिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब उसे समझ आया तब उसने जल्दी से अपनी साड़ी फाड़ी और कार्तिक के कंधे में कसकर बांध दिया। मोहल्ले के आदमी दौड़े और कार्तिक को अस्पताल ले गए। कार्तिक की जान तो बच गई, लेकिन उसके एक हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया। बिंदिया, मैं तो अपाहिज हो गया रे। अब तो मेरी जिम्मेदारी भी तेरे सिर आ गई। अब तुम क्या करोगी? कैसे संभालोगी हम सबको? हम सब संभाल लेंगे जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। आपकी जान बच गई, हमारे लिए तो ये ही बहुत है। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो हम पंखे से लटक कर अपनी जान दे देते। हाँ, बताए देते हैं। ऐसा मत बोल बिंदिया, मुझे कुछ होता तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरी खुशी के लिए तो जीना है। कुछ दिन तो बीत गए, लेकिन जैसे ही घर का राशन पानी खत्म हुआ तो जया की बड़बड़ शुरू होने लगी। अगर 4 पैसे बचाए होते तो आज बुरे समय में काम आ जाते। जुबान ही इतनी चटोरी है, रोज रोज मोमोज चाहिए होते थे तो पैसे बचते ही कहाँ से। बिंदिया गुस्से में बोली,
हाँ हाँ, जैसे सारा बैंक खाता हमरे मोमोज ने ही खाली कर दिया। हम खाते ही इतना है, क्या करें। बिंदिया पैर मारते हुए कमरे में चली गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। अब क्या किया जाए, अब तो सारा दोष हमरे मोमोज को ही दिया जाएगा। घर का खर्चा चलाने के लिए अब हमें कोई ना कोई काम जरूर करना पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में मोमोज को लेकर विचार आया। वह सोचने लगी, क्यों ना हम भी खुद मोमोज बनाकर बेचें। अरे बेचे क्या, बेचेंगे ही। अब जया पर्दा जी को दिखाएंगे कि मोमोज कितने काम की चीज है। बिंदिया के पास सिर्फ कार्तिक का ठेला था और कुछ नहीं था। मोमोज के सामान के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही थे। बिंदिया के पास कोई प्रॉपर्टी तो नहीं थी, बस एक भैंस थी, मुनिया। उसने बिना जया की इजाजत के भैंस बेच दी और सामान खरीद लाई। जया 2-4 दिन बिंदिया से मुनिया के लिए लड़ती रही, लेकिन फिर शांत हो गई। उसे ठेले पर काम करते हुए देख जया बोली, अरे अब ये सब क्या कर रही है बहू। अब हम कहेंगे तो आप चिढ़ जाओगी अम्मा। अरे मैं क्यों चिढ़ूंगी, तू कुछ भी बना मेरी भला से। हाँ, घर में चूल्हे चौके का काम तो कुछ है नहीं, ये ठेले पर चूल्हा जलाकर न जाने क्या गुल खिलाएगी। अरे अम्मा, घर में कुछ होगा तभी तो चूल्हा जलेगा, इसीलिए हम मोमोज बना रहे हैं। अब यही बनाकर बेचेंगे। हाँ। तेरे मोमोज कौन खरीदेगा बहू? कौन नहीं खरीदेगा अम्मा, देसी बहू के देसी मोमोज सब खरीदेंगे। चाइनीज मोमोज तो सब खरीदते हैं, अब देखना देसी मोमोज क्या गजब ढाते हैं। मैं भी देखती हूँ कि क्या गुल खिलाते हैं तेरे देसी मोमोज। हाँ, अब तो बिंदिया को सनक थी कि उसे अपनी सास की नज़र में कुछ करके दिखाना था, और वो भी देसी मोमोज बेचकर। उसी दिन से ही उसने मोमोज बेचने का काम शुरू कर दिया। उसने ठेले पर बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा था, देसी बहू के देसी मोमोज। देसी बहू के देसी मोमोज? ऐसे मोमोज का तो कभी नाम भी नहीं सुना। हमारे गांव में आपको देसी मोमोज ही मिलेंगे भैया। एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे। एक बार खाकर देखोगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे और चाइनीज मोमोज खाना भूल जाओगे। हाँ। अरे कहने से क्या होता है, खाकर देखेंगे तो ही तो पता चलेगा। अब सारी बातें छोड़ो और देसी मोमोज की एक प्लेट लगा दो। ग्राहक को बिंदिया ने मोमोज दिए। उसने जब मोमोज खाए तो हैरान हो गया कि गांव में भी कोई इतने स्वादिष्ट मोमोज बना सकता है, और वो भी गांव की बहू। मान गए बहू, देसी बहू और देसी बहू के मोमोज बड़े ही गजब हैं। हम ना कहते थे भैया कि हमारे मोमोज हैं ही बड़े गजब। बिंदिया के देसी मोमोज गांव में खूब बिके। बिक्री से 4 पैसे आए तो घर में राशन भी समय से आने लगा। घर की स्थिति में सुधार आने लगा। 6 महीने बीत गए। देसी बहू के देसी मोमोज गांव भर में मशहूर हो गए। बिंदिया ने सोचा, गांव में तो सब जानते ही हैं, क्यों ना अपने देसी मोमोज कस्बे में जाकर बेचूं। उसके बाद बिंदिया वह कस्बे में बेचने लगी। वहां उसकी और ज्यादा बिक्री हुई। कहो अम्मा, हमने कर दिखाया या नहीं? आप ही चिढ़ती थी, हाय मोमोज हाय मोमोज। अगर हमारे पास मोमोज बेचने का जरिया ना होता तो हम तो भूखे ही मर जाते। मुझसे गलती हो गई बहू। मुझे तो लगा था कि ये सब बेकार है, लेकिन जिस काम से हमारे घर की रोजी रोटी चल रही है, भला मैं उस काम को बुरा कैसे कह सकती हूँ। और मुझे फक्र है तुझ पर। भगवान ऐसी बहू सबको दे। क्या क्या कहा अम्मा? जोर से कहना, हमने अभी सुना नहीं। चल हट, काम कर अपना। मैं जानती हूँ कि तू मेरी फिरकी ले रही है। कार्तिक सास बहू के प्यार को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बिंदिया कार्तिक को देखकर बोली, आप चिंता ना करो जी, मैं जल्दी ही आपको शहर ले जाकर आपका इलाज कराऊंगी। बस मेरे देसी मोमोज ऐसे ही बिकते रहें। कुछ समय बाद बिंदिया ने कार्तिक का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में कराया और वो ठीक हो गया। फिर दोनों मिलकर देसी बहू के देसी मोमोज बेचने लगे। नीना और मीना दोनों पड़ोस में रहती थीं।
एक दिन नीना के घर चीनी खत्म हो जाती है तो वह कटोरी लेकर मीना के घर चीनी लेने आती है और कहती है, मीना बहन, घर में चीनी खत्म हो गई है, क्या एक कटोरी चीनी की भर दोगी? अरे चीनी का तो मैं ट्रक भर दूंगी, पर पहले मेरी यह सोने की नई चेन तो देख। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के, चेन तो बहुत महंगी लगती है। किसने बनवाई? बनवाएगा कौन? पप्पू के पापा ने बनवाई है। पूरे 2.5 तोले की चेन है। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। यह तो बता, तूने पप्पू के पापा को पटाया कैसे? अरे मर्द को पटाने में लगता ही क्या है। 2 दिन लड़ाई की, 2 दिन भूख हड़ताल की और 4 दिन मौन रही। बस पट गया पप्पू का पापा और आ गई मेरे गले में सोने की चमचमाती चेन। नीना बड़ी ही नकलची थी। मीना के गले में सोने की चेन देख उसका तन बदन जल उठा। वह मन ही मन सोचने लगी, हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। देख तो इसे 2.5 तोले की चेन पहनकर कैसे इतरा रही है, पर मैं क्या इससे कम हूँ? अब तो इसे पूरे 4 तोले की चेन पहनकर दिखाऊंगी। हाँ, यही सोचते सोचते नीना अपने घर चली जाती है और फिर अपने पतिदेव के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। पतिदेव उसके बनाए स्वादिष्ट पकवान खाकर प्रसन्न गुब्बारे सा फूले जाता है और उसके पकवानों की तारीफ करते हुए कहता है, अरे इतने स्वादिष्ट पकवान किस खुशी में बनाए भाग्यवान। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। इतना भी नहीं समझते कि बीवी ऐसे स्वादिष्ट पकवान कब बनाती है? कब बनाती है भाई, जरा हमें भी तो पता चले। जब पत्नी रानी को अपने पति देव से कुछ चाहिए होता है तभी बनाती है ना। अच्छा, पर तुम्हें क्या चाहिए? हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। मुझे क्या कोई हवाई जहाज चाहिए है? बस सोने की 4 तोले की चेन बनवा दो। यह सुनकर वैभव को पकवानों का स्वाद कुछ फीका फीका सा लगने लगता है और उसकी जबान गले में अटक कर रह जाती है। वह उल्लू की तरह नीना की तरफ देखने लगता है। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। वैभव जी, जबान को लकवा मार गया क्या? 2 तोले की चेन में काम नहीं चल सकता क्या? अरे क्या मैं अपनी पड़ोसन मीना से भी गई गुजरी हूँ? जानते भी हो उसके पति ने उसे 2.5 तोले की चेन बनवा कर दी है। मैं 4 तोले की पहनूंगी तभी तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। पर मैं 4 तोले की चेन नहीं बनवा सकता। यह सुनकर नीना का मुंह सूज जाता है और वह मन ही मन कहती है, लगता है अब तो मुझे मीना वाला फॉर्मूला आजमाना पड़ेगा, तभी पति देव को कुछ अक्ल आएगी। हाँ। यह कहकर नीना वैभव से लड़ती झगड़ती है, फिर 2 दिन भूख हड़ताल करती है और उसके बाद मौन व्रत धारण कर लेती है। वैभव से यह सब सहन नहीं हो पाता तो वह हार मान लेता है और कहता है, नीना, मैं हारा और तुम जीती। अब मौन व्रत तोड़ दो, मैं तुम्हें पूरे 4 तोले की चेन बनवा दूंगा। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। ये हुई ना कुछ बात, पर चेन सोने की लाना। हाँ, तुम चिंता ना करो, चेन सोने की ही लाऊंगा। वैभव नीना को सोने की चेन बनवाकर दे देता है और फिर तो नीना चेन पहनकर फूली नहीं समाती। वह उसी समय मीना के घर उसे अपनी चेन दिखाने जाती है और कहती है, मीना बहन लो, मुंह मीठा कर लो। पर किस खुशी में नीना बहन? हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। ये देखो मेरी सोने की चेन पूरे 4 तोले की है। बताओ तो चेन कैसी लग रही है? लग तो अच्छी रही है, पर सोने का पता नहीं कि खरा है भी या नहीं। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। सोने पर शक मत करना, सोना तो एकदम खरा है, खरा। कुछ दिन बाद मीना मिठाई का डिब्बा लेकर नीना के पास आती है और कहती है, अरे नीना बहन लो मिठाई खाओ, पर पहले यह तो बताओ आखिर मिठाई खिला किस खुशी में रही हो? वो घर में बड़ा LED टीवी लेकर आए हैं ना, इसी खुशी में। अच्छा, बड़ा LED टीवी? पर कितना बड़ा मीना बहन? बहुत बहुत बड़ा टीवी। अब क्या बताऊं, समझ ले उसकी पिक्चर देखकर सिनेमा घर की फीलिंग होती है। हाँ, मतलब घर सिनेमा हॉल जैसा बन गया है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। यह सुनकर नीना मन ही मन जलने लगती है और खुद से कहती है, हाँ, इसके घर में बड़ा LED टीवी और हमारे घर में छोटा सा। ये कौन सा हमसे ज्यादा अमीर है? देखना
इनसे भी बड़ा एलईडी घर में ना लगाया तो मेरा भी नाम नीना नहीं। हाँ, यही सोच सोच कर नीना बेचैन रहती है और वैभव से कहती है, सुनो, हमारी पड़ोसन मीना घर में बड़ा एलईडी टीवी लेकर आई है। आप उससे बड़ा एलईडी टीवी खरीद कर लाइए। हाँ, अरे हमें उनसे बड़े एलईडी टीवी की क्या जरूरत है जब छोटा टीवी घर में सही से चल रहा है। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। आप मुझे पड़ोस में नीचा दिखाना चाहते हैं क्या? मैंने कह दिया तो कह दिया, बस घर में उनसे बड़ा एलईडी टीवी लेकर आइए। हाँ, बेचारा वैभव पत्नी के आगे मजबूर था। अगले ही दिन घर में उनसे बड़ा एलईडी टीवी लेकर आता है। टीवी देखकर नीना बड़ी खुश होती है और कहती है, हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। ये हुई ना बात। मिठाई तो मीना को अब मैं खिलाऊंगी। उनसे बड़ा एलईडी टीवी मेरे घर में देखेगी तो जलकर अंगार हो जाएगी। पर देखो, पड़ोसियों की ऐसे नकल करना गलत है नीना, इससे नुकसान ही होता है। बस आप तो चुप ही रहो जी। मेरी पड़ोसन मुझसे बढ़कर हो, यह तो मैं सहन ही नहीं कर सकती हूँ ना। वैभव नीना को बहुत समझाता है, मगर वह अपनी पड़ोसन की नकल करने से बाज ही नहीं आती। एक बार पड़ोस में एक सामूहिक पार्टी होने वाली थी। नीना मीना के घर जाती है तो मीना उसे अपनी नई साड़ी, सोने की नई चूड़ियाँ और ऊंची एड़ी वाले सैंडल दिखाते हुए कहती है, ये देखो मेरी नई साड़ी, सोने के नए कंगन और ऊंची एड़ी वाले सैंडल। देखना, पार्टी में मेरी रौनक सबसे बढ़कर होगी। सब मुझे देखते रह जाएंगे। यह सुनकर तो नीना जलकर राख ही हो जाती है। वह मन ही मन कहती है, हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। सब तुझे देखते रह जाएंगे। मेरे होते लोग तुझे क्यों देखते रह जाएंगे? जब मैं तुझसे महंगे सोने के कंगन, तुझसे सुंदर साड़ी और लेटेस्ट हाई हील सैंडल पहन कर आऊंगी ना, तो लोग मुझे देखेंगे। भला तुझे क्यों देखने लगे? हाँ। वैभव नीना को इस तरह की बेतुकी नकल करने से बहुत रोकता है, मगर नीना नहीं मानती। वह मीना की नकल करते हुए उससे भी सुंदर साड़ी पहनती है, उससे भी महंगे सोने के कंगन पहनती है और फिर मॉडर्न बनने के चक्कर में ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहनकर पार्टी में जाती है। मगर ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहनकर वह खुद को संभाल ही नहीं पाती तो उसका पैर मुड़ जाता है और वह डगमगाते हुए औंधे मुंह जमीन पर गिरती है। उसका यह हाल देखकर सब हंसने लगते हैं। अरे क्या हुआ नीना बहन, ज्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में गिर गई क्या? अरे देख लिया ना अंजाम फैशन में झूलने का। हाई हील के सैंडल पहनकर कौन से तीर चलाने वाली थी तू? ये बेचारी तो मेरी नकल करने चली थी। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। मेरा तो पैर ही टूट गया। अरे हंसना छोड़ो और कोई मेरी मदद करो। हाय। नीना की यह हालत देख वैभव भागते हुए उसे संभालता है और पूछता है, क्या हुआ? ऊंची एड़ी वाले सैंडल रास नहीं आए क्या? हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। तुम भी मजाक करने लगे। जल्दी से अस्पताल लेकर चलो ना। अब मैं भले बच जाऊं पर मेरा पैर नहीं बचने वाला। यह कहकर नीना रोने लगती है और वैभव उसको अस्पताल लेकर जाता है। नीना के पैर में फ्रैक्चर था, इसीलिए डॉक्टर उसके पैर पर मोटा सा प्लास्टर चढ़ा देता है और कहता है, देखिए, अब आप 3 महीनों तक हाई हील वाले सैंडल पहन नहीं पाएंगी। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। आप तो हाई हील वाले सैंडल की बात कर रहे हैं। मैं तो बिना हील वाली स्लीपर भी ना पहनूं डॉक्टर साहब। अगर हमारी पड़ोसन ने पहनी तो? चुप करो जी। पड़ोसन चाहे चढ़े पहाड़ पर, मैं कभी छत पर भी ना चढ़ूंगी। तो मतलब तुम किसी की नकल नहीं करोगी, हैं? हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। नकल तो मैं अब भूल कर भी ना करूंगी जी। उस दिन के बाद नीना के सिर से नकल का भूत उतर जाता है और वह वैभव और उसके परिवार से मिलजुल कर रहने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी नकल से नहीं बल्कि अक्ल से चलती है।